जेफरी का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा था। डेबरा ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया, यह याद करते हुए कि वाइल्ड एक बेहद क्रूर इंसान था। आवाज ने पूछा, क्या वह, जो रोजाना यातना और हत्या से जुड़े तरह तरह के काम करता है, इस खूनी मंजर से डर गया होगा? लड़की ने जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनजान व्यक्ति ने काम पर वापस लौटने का प्रस्ताव रखा और कहा, हमारे पास अप्रत्याशित ट्रॉफियां हैं। लड़की एक पैर से दूसरे पैर पर हिलती रही और बोली, अब कम से कम हमें हेलिक्स की लाश ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके सिर के ऊपर वाले द्वार से एक राक्षस प्रकट हुआ। उस प्राणी ने संकेत दिया कि दुश्मन ने लाश को बलि के रूप में इस्तेमाल किया है और चेतावनी दी, बुलाया गया प्राणी बेहद खतरनाक है क्योंकि उसका स्तर विनाशकारी से भी ज्यादा है। डेबरा ने नाराजगी से आंखें सिकोड़ लीं। परछाई ने बताया, वीडियो प्रसारित हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद संगठन उस वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए लोगों को भेजेगा। फिर अधीनस्थ को मुख्य कार्य पर लौटने को कहा। डेबरा काले द्रव में बदल गई। लाल आंखों वाली परछाई ने दूसरी ओर देखा और कहा, वाइल्ड को जल्द ही अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। वह अंधेरा समूह रेंगकर चला गया। वाइल्ड ने मेज पर हाथ रखा और देरी के लिए माफी मांगी। हाथ उठाकर लिन ने जवाब दिया, सब ठीक है। फिर पूछा, अनुष्ठान कैसा चल रहा है? खुशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, आपके निर्देशों की बदौलत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उसने मिस्टर लिन को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। गरम चाय भाप छोड़ रही थी। वाइल्ड ने इस शिक्षा को फैलाने का वादा किया और कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अद्भुत दिव्य पुस्तक के बारे में पता होना चाहिए। लड़की प्याले के किनारे पहुंची और झड़ चाय में डाल दिया। लाल तरल चाय में घुल गया। परछाई मुस्कुराई और सोचा, वह कामयाब हो गई। पानी के नीचे से उन्हें देखते हुए लड़की को एहसास हुआ कि प्रलय की आवाज एक वास्तविक नाइटमेयर थी। विनाशकारी स्तर का कोई भी जादूगर उसका विरोध नहीं कर पाएगा। उसे आश्चर्य हुआ, वाइल्ड ने इतनी मूल्यवान प्रति बलिदान करने की हिम्मत कैसे की? डेबरा ने मुस्कुराते हुए फैसला किया, अब मुझे बस उसकी पीड़ा देखनी है। उसे एहसास हुआ कि यह काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि देवता भी उसकी मदद नहीं कर सकते। लिन ने अपने साथी से ऐसी औपचारिकता न करने को कहा और सोचा, वाइल्ड, हालांकि वह मेरी चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, फिर भी खुद को बेहतर बना रहा है। अचानक उसने बगल की ओर देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। लिन ने वाइल्ड की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम अब भी उस खूनी दावत की बात पर लौटने के बारे में सोच रहे हो? वाइल्ड ने आश्चर्य से मुंह खोला, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लिन ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक है। मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। लिन ने किस्मत का सिक्का निकाला और मुस्कुराते हुए बताया, इसके दोनों पहलू शुभ और अशुभ का प्रतीक है। फिर सुझाव दिया, इससे परखें कि वहां जाना सार्थक है या नहीं। जादूगर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वाइल्ड ने सीने पर हाथ रखा और सोचा, क्या यही भाग्य का पौराणिक सिक्का है? लिन ने बदनीयती से मुस्कुराया। उसने सिक्का हवा में उछाल दिया। उसके सुनहरे किनारे रोशनी में चमक रहे थे। मग के पास खड़ी परछाई ने डर के मारे आंखें चौड़ी कर लीं। सिक्के पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। डेबरा सोच रही थी, आखिर ये क्या है? उसने देखा कि सिक्के पर जो लिखा था वो एक पुतली जैसा था और वो खुद एक आंख जैसी लग रही थी जो अचानक जिंदा हो गई हो। पुतली में उसका अक्स दिखाई दे रहा था। लड़की को लगा जैसे कोई रहस्यमयी चीज उसे देख रही हो, मानो किसी बेढंगे हाथ ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। सैकड़ों हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। लड़की को लग रहा था कि उसकी आत्मा भारी दबाव और घोर आतंक से जकड़ी हुई है। उसकी सारी प्रवृत्तियां चीख रही थीं। एक विशालकाय राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ, उसे चेतावनी दी, यहां से चले जाओ क्योंकि एक गंभीर खतरा निकट आ रहा है। डेबरा ने डर के मारे अपना मुंह खोला। उसे एहसास हुआ, मुझे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिक्का कप के किनारे पर गिरा। उसके दबाव से मग की दीवार टूट गई। वह कई टुकड़ों में टूट गया और सारी चाय बिखर गई। डेबरा उसमें डूबने लगी। उसका शरीर उक्र समय ही टुकड़ों में बिखर गया। काले धुएं का एक थक्का दिखाई दिया। अगर वह लड़की सचमुच एक छाया प्राणी होती तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता। उसका शरीर चाय में घुल रहा था। अगर लड़की इंसान होती
तो जहर सिर्फ उसके दिमाग को जहरीला कर देता, उसके शरीर के बाकी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वह डूबती रही, एक कृत्रिम प्राणी जिसके शरीर का हर अंग एक पूर्ण विकसित विचार अंग था। उसका शरीर एक निराकार पिंड में बदल गया, कटे हुए अंग गुमनामी में खो गए। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। डेबरा घुलने लगी, खुद को अवशोषित करने लगी और फिर से बनने लगी, जब तक कि वह एक बंद लूप में नहीं बदल गई जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लाल आंख चमक उठी। उसका मालिक कभी भी मृत्यु नामक मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक तेज रोशनी ने उसको रोशन कर दिया। छाया प्राणी ने पीछे मुड़कर देखा। जब वैज्ञानिक नए समूह पर रिपोर्ट देने के लिए कार्यालय में दाखिल हुआ तो उसका शरीर कांप उठा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चीख पड़ा। उसके अधीनस्थों को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। छाया प्राणी ने अपना मुंह चौड़ा किया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसके चारों ओर दर्जनों आंखें उसे घूर रही थीं। डर के मारे उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पूछा, इस हमले का कारण क्या है? उसके साथी ने अपने साथी से उसके पास न आने को कहा और बताया, यह प्रलय की आवाज का नतीजा है। राक्षस काली ऊर्जा के थक्के में बदल गया। वैज्ञानिक ने पूछा, क्या छाया कृमि ने हमें धोखा दिया है? उसके दोस्त ने जवाब दिया, मिशन पर जाने वालों की नसें बॉस से जुड़ी होती हैं। अगर कोई संगठन को धोखा देता है तो यह बस कनेक्शन तोड़ देता है और उसे मार देता है। बदमाश का हाथ ऐंठ गया। वैज्ञानिक ने दावा किया, किसी ने हमारे खिलाफ हमारे तरीकों का इस्तेमाल किया है और अनुमान लगाया लक्ष्य को एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी का समर्थन प्राप्त था। खून से लथपथ बॉस को छोड़कर संगठन के सदस्य कार्यालय से बाहर भागे और घटना की सूचना अपने मालिक को दी। भाग्य का सिक्का जमीन पर गिरा। वह एक तरफ गिरा और कई बार घूमा। उसके बाद सिक्का अपनी आंख ऊपर करके गिरा। उन दोनों ने उसे तनाव से देखा और चुप रहे। लिन ने आश्चर्य से मुंह खोला और कुछ देर के लिए ठिठक गया। लिन ने अपनी उंगलियां आपस में मिलाईं और सोचा, मैं कैसे चाहता था कि दुर्भाग्य आए और मेरा दोस्त उस खूनी दावत में न मिले। वह उम्मीद करता रहा कि वह नाराज न हो। उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। वाइल्ड एक अशुभ ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसको एहसास हुआ सब कुछ बहुत बुरा है। उसने अंदाजा लगाया कि ग्राहक टूटे हुए मग के लिए मुआवजा भी मांगेगा। वाइल्ड ने आंखें सिकोड़ लीं। मग के टुकड़े जमीन पर गिर गए और चाय छलक गई। वाइल्ड ने अपना हाथ चाय की ओर बढ़ाया। वह तुरंत मेज से उछल पड़ा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसे एहसास हुआ कि उसने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। गिरी हुई चाय उसकी पुतलियों में झलक रही थी। वाइल्ड ने देखा कि साया एक पल के लिए जिंदा हो गया, लेकिन मग टूटते ही तुरंत खामोश हो गया। कमरे के बीचों बीच खड़े होकर उसने सोचा कि बहुत कम अलौकिक प्राणी होते हैं जो चुपचाप उसकी नाक के नीचे प्रकट हो सकते हैं, और उसे एहसास हुआ कि साया प्राणी उनमें से एक थे। अपने बचपन की कल्पना करते हुए हाथ में एक छड़ी लिए वाइल्ड को याद आया कि ये बहुत ही विशिष्ट जीव थे जिन्हें विशेष शिक्षा प्राप्त लोग भी नहीं पहचान पाते थे। उसने शिक्षक के पुस्तक संग्रह में अपनी रुचि के लिए खुद को धन्यवाद देने का फैसला किया। शेल्फ पर रखी किताब कांप उठी। वह एक हरे रंग की आभा में लिपटी हुई थी। उस समय वह लड़का सचमुच अपने गुरु से मान्यता प्राप्त करना और एक उत्कृष्ट जादूगर बनना चाहता था। इसलिए उसने सबसे अलोकप्रिय ज्ञान भी सीख लिया। किताब के पन्ने खुल गए। छाया जगत के बारे में जानकारी पाकर वह युवक मुस्कुराया। एक विशाल पुस्तक पर खड़े होकर दानव के शिष्य ने पढ़ा कि वास्तविकता और स्वप्न लोक के संगम पर एक विशेष स्थान मौजूद है। उसे एहसास हुआ कि वह छाया लोक को खोल तो सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी अंदर जाकर उसका अध्ययन करने का कोई रास्ता नहीं था। युवा जादूगर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह सोच रहा था कि कोई छाया प्राणी को क्यों बुलाना चाहेगा। उसने गारगोयल बनाने का काम फिर से शुरू करने का फैसला किया। वाइल्ड हैरानी से चाय को घूर रहा था और उसने देखा कि ईथर के कंपन में किसी प्रकार का जहर था। अपना प्रतिबिंब देखकर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी ने चाय में जहर मिलाने के लिए उस छाया प्राणी का इस्तेमाल किया है। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत भाग्यशाली है कि मिस्टर लिन उससे मिलने आया था। वाइल्ड ने ऊपर देखा और मान लिया कि बॉस लिन को सब कुछ पहले से पता था। लिन अजीब तरह से मुस्कुराया। उसे याद आया कि उसने खुद उसे इस बलि की रस्म को सही तरीके से करने का तरीका बताया था।
उसने सोचा कि देवता भी इतने दयालु और उदार नहीं होते। खुद को और लिन को मूर्तियों की तरह कल्पना करते हुए उसको एहसास हुआ कि उसके सामने एकमात्र ईश्वर ही है जिसकी वह सेवा कर सकता है और उसका सच्चा उद्धार है। उसने सोचा कि उसकी सेवा कर पाना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भावनाओं से कांपते हुए उसने मन ही मन उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। उसे सबसे उत्कृष्ट प्राणी बताया जो निश्चित रूप से उसकी भावनाओं को समझता है। लिन डर के मारे मुंह फेर लिया और यह मान लिया कि यह प्याला बहुत महंगा है। विली मुआवजा मांगेगा जिसके लिए उसे अपनी कई किताबें बेचनी पड़ेंगी। वाइल्ड दूसरी तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि उसे छाया लोक और वास्तविक दुनिया के अलग होने से क्या परेशानी हो रही है। उसने मेज से टपकती चाय को देखा और सोचा कि एक छाया प्राणी चाय में मौजूद जहर से कैसे प्रभावित हो सकता है। खून की हल्की सी गंध सूंघते ही उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि छाया प्राणी छाया से ही बनते हैं। उनके पास जीतने के लिए अपना कोई मांस नहीं होता। फिर खून की दुर्गंध कैसे हो सकती है? वाइल्ड आश्चर्य से देखता रह गया, यह सोचकर कि इसका कोई मतलब नहीं है। वह सोच रहा था कि क्या किसी ने छाया जीवों के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल आनुवंशिक प्रयोग करने के लिए किया होगा। चिमेरा जैसे जानवर की कल्पना करते हुए वाइल्ड को याद आया कि उसने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया था क्योंकि वह जानता था कि ऐसे जीव को बनाने की प्रक्रिया कितनी खतरनाक और क्रूर हो सकती है। उसने निष्कर्ष निकाला कि इसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। चश्मे वाले आदमी की कल्पना करते हुए उसने सोचा कि जिसने भी इस जीव को बनाया है उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा। उसने सोचा कि ऐसे प्रयोग में परिणामी उत्पाद कैसे एक अल्प जीवन काल वाला उपभोग्य बन जाता है। वाइल्ड मुस्कुराया और उसे एहसास हुआ कि यह वाकई एक अच्छा विचार था, खासकर हत्याओं के लिए। अगर ऐसे जीवों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके तो उनकी प्रभावशीलता भयानक होगी। परिणाम स्वरूप नमूने तड़प तड़प कर मर गए। उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि क्या यह संभव है कि अलौकिक जीवों की अस्पष्टीकृत हत्याएं इन छाया जीवों का काम थीं? उसे समझ में आया कि जहर इतना प्रभावी क्यों था। उसकी छाया एक अजीब छवि में बदल गई। वाइल्ड ने फैसला किया कि यही तथाकथित छाया हथियारों का असली स्वरूप है। वाइल्ड ने चाकू निकाला। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और नीचे उकड़ू बैठ गया। चाकू की धार टी शर्ट से टकराई। उसकी नसों में ईथर बह रहा था। अनुष्ठानिक चाकू जादूगरों के लिए एक आवश्यक उपकरण होते हैं और विषयों का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। वाइल्ड की आंखें चमक उठीं। काले तरल के एक कुंड में बैठे बैठे उसको एहसास हुआ कि यह प्रलय की आवाज थी। वाइल्ड ने अपने मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े होने की कल्पना की और याद आया कि जादूगर अक्सर अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। इस वजह से उनका दिमाग ज्यादातर जीवों से कई गुना तेज और संवेदनशील हो जाता था। आदमी ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर प्रलय की आवाज जादूगर को छू जाती तो इसका मतलब आसन्न मृत्यु होती। उसकी पीड़ा असहनीय हो जाती। दांत पीसते हुए वाइल्ड ने सोचा कि यह बहुत क्रूर है। उसने सोचा कि कोई तो उसे दर्दनाक मौत मरवाना चाहता था। उसने जोसेफ की कल्पना की जो अपनी मुट्ठी भींच रहा था। उसने यह मान लिया कि खुफिया प्रमुख ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा और न ही कभी ऐसा क्रूर तरीका अपनाया होगा। मर्फी के शरीर में जंजीरें लिपटी देखकर वाइल्ड को एहसास हुआ कि इसका एकमात्र संभावित कारण उसकी योजनाएं खुमाना हो सकती हैं, जिनके कारण हेलिक्स सफेद भेड़िया और लाल धर्म को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया क्योंकि इन समूहों के जीवित सदस्य ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। खूनी दावत का प्रतीक उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ। उसने सोचा कि ऐसी घटनाओं की लगातार घटनाओं को देखते हुए जरूर कोई कुशल कठपुतली कलाकार इसके पीछे छिपा है। दांत पीसते हुए उसको एहसास हुआ कि उसे खलनायक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने निष्कर्ष निकाला कि छाया हत्यारे को भाग्य के सिक्के ने नाकाम कर दिया था। डेबोरा का शरीर सतह पर तैरने लगा। वाइल्ड को एहसास हुआ कि हमलावर खुद प्रलय की आवाज के प्रभाव में आ गया था और संभवतः पागल हो गया था। चाकू की नोक से चाय टपक रही थी। वह ये मान रहा था कि चूंकि बॉस लिन ने सब कुछ इसी तरह पेश किया था, इसीलिए उसे लगता है कि उस छाया प्राणी से पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं है। वह स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रख रहा था। लिन चुपचाप मेज पर बैठ गए। उसने आंखें बंद कर लीं और सोचा कि जो हुआ
वह निश्चित रूप से उसकी गलती नहीं थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सिक्का सीधे कप में गिरेगा और वह इतना नाजुक होगा। लिन को याद आया कि कैसे उसने सिक्का उछाला था और चाहता था कि दुर्भाग्य गिर जाए ताकि उसका ग्राहक कहीं न जाए। लिन का मुंह डर के मारे खुला का खुला रह गया क्योंकि सिक्का सही जगह पर गिरा, लेकिन कप से टकराया, जिससे उसकी कोशिश बेकार हो गई। उसके पसीने छूट गए क्योंकि वह कप टूटने से बहुत शर्मिंदा था। वाइल्ड की ओर मुड़ते हुए लिन को एहसास हुआ कि वह अभी भी उसके हाव भाव नहीं समझ पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह उसे पकड़कर न मार दे या फिर उसे कुछ समय के लिए मून को नौकरी पर रखना पड़े। मून अचानक सिहर उठी। लिन ने अपनी मुट्ठी मुंह पर रखी और खांसने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह महज एक संयोग था, और पूछा, किसी ने कैसे सोचा होगा कि सिक्का इतना सटीक होगा? लिन अपनी कुर्सी से उठा और विली के पास गया। उसने सिक्का उठाया और सुझाव दिया, हम इस परिणाम को न गिने और दोबारा कोशिश करें। वाइल्ड ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लिन ने नीचे देखा और बताया, जोसेफ को 52वीं स्ट्रीट पर उसके निशान मिल गए हैं और अब वह उसे ढूंढ रहा है। क्या वह अब भी उससे छिपता रहेगा? लिन ने सिक्का पोंछा और सुझाव दिया, किसी पुराने दोस्त के बारे में जानकारी ज्यादा दिलचस्प होगी और टूटे हुए मग से उसका ध्यान भटका देगी। वाइल्ड ने होंठ चाटे और कहा, उसने बहुत दिनों से यह नाम नहीं सुना। उसने चाकू में अपना अक्स देखा और बताया, वह उससे छिपा नहीं था, बस थोड़ा व्यस्त था। वह मुस्कुराया और बोला, अभी उनके मिलने का समय नहीं हुआ है। उसने वादा किया वे बाद में मिलेंगे और मामला सुलझा लेंगे। लिन ने नजरें फेर लीं और यह निष्कर्ष निकाला कि उसका ग्राहक अभी भी अपने दोस्त से नाराज है। उसने यह भी कहा, उनके बीच जो कुछ हुआ उससे उसे बहुत दुख पहुंचा है। लिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और विषय बदलने पर खुश हुआ। उसने गिरी हुई चाय पहुंच दी। लिन घुटनों के बल बैठ गया और बोला, इतने साल बीत गए हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें भुला देना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज खुश रहना है। वाइल्ड खड़ा हो गया और उसकी बात से सहमत हो गया। लिन की ओर देखते हुए वाइल्ड ने समझाया, जब तक जोसेफ उसे ढूंढ नहीं लेता वह उसे ढूंढने की पहल नहीं करेगा। उसने आगे कहा, अगर वह आ गया तो वह यूं ही बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। जादुई तलवार की कल्पना करते हुए उसको एहसास हुआ कि किताबों की दुकान का मालिक एक ग्राहक को खोना नहीं चाहता। उसने अंदाजा लगाया कि कैंडेल की आत्मा को जोसेफ की शापित तलवार ने बुलाया होगा। वाइल्ड ने आंखें सिकोड़ लीं और सोचा, ट्रिगर क्या नहीं था। अपने सामने कमांडर की कल्पना करते हुए उसको याद आया कि गुप्त मीनार को उसके निशान पहले ही मिल चुके थे। उसने निष्कर्ष निकाला, वे जल्द ही मिलेंगे। लिन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि दो पुराने दोस्तों के बीच जो गलतफहमी पैदा हुई है उसे चंद शब्दों से सुलझाया नहीं जा सकता। उसने अपने होठों के कोने नीचे किए और पूछा, वह 52वीं स्ट्रीट पर क्या कर रहा है? जब वाइल्ड ने मेज पर जोर से हाथ पटका तो वह डर के मारे कांप उठा। उसने मुंह खोला और इतनी देर इंतजार करवाने के लिए माफी मांगी। हाथ हिलाते हुए वाइल्ड ने अपने काम के नतीजे तुरंत दिखाने का वादा किया और निश्चय किया, बॉस लिन निराश नहीं होगा। उन्होंने अपनी निगाहें कमरे के दूर वाले कोने पर टिका दी। दरवाजे के नीचे की दरार में एक बत्ती जल रही थी और चारों ओर अशुभ ऊर्जा का एक समूह था। परछाई से कुछ बाहर निकला। कमरे के बीचों बीच चमकती आंखों वाला एक विशाल भेड़िया प्रकट हुआ। खून के प्यासे शिकारी ने अपने दांत भींच लिए। उसने जंजीर को तड़ दी। खंभे नीचे से ढह रहे थे। भेड़िया मलबे के बीच खड़ा था, अपने मुंह से भाप छोड़ रहा था। उसने अपना सिर उठाया और गुर्राया। दरवाजे से काली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। दरवाजे के पीछे से भयानक आवाजें सुनकर लिन पलटा और इन घरघराहटों और गुर्राहटों से उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने भौहें चढ़ाईं और सोचा, ओल्ड विली किस तरह के दिव्य जानवर को छुपा रहा है। भेड़िया आगे बढ़ा। एक भयानक साया उसके सामने प्रकट हुआ। शिकारी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चीख उठा। कमरे का दरवाजा खुला। जानवर ने अपना पंजा जमीन पर पटका। लिन ने चौंक कर अपना मुंह खोल दिया। जानवर की भयावह निगाहें उसकी आंखों में झलक रही थीं। भेड़िया ने अपना मुंह खोला और जोर जोर से सांस लेने लगा। लिन ने उसकी दयालु नीली आंखें देखीं और समझ गया कि यह एक हस्की नस्ल का कुत्ता है, जो सबसे बेवकूफ स्लेज कुत्तों में से एक है। लिन मुस्कुराया और सोचा, यह एक बेवकूफ लेकिन प्यारी नस्ल है।
लेकिन इसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। कुत्ते का मुंह बड़ा था, नुकीले दांत और बड़ी जीभ थी। उसकी लंबी रोएंदार पूंछ इधर उधर हिल रही थी। लिन ने उसकी गोल चमकती आंखों को देखा और निश्चय किया कि उसके चेहरे का यह मूर्खतापूर्ण भाव उसके मजाकिया स्वभाव का परिचय दे रहा है। भेड़िया ने मुस्कुराते हुए साय को देखा। लिन ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई उच्च स्तरीय पौराणिक प्राणी है, क्योंकि यह एक साधारण हस्की से दुगुना बड़ा था और एक खूंखार भेड़िए जैसा दिखता था। लिन ने कुत्ते से परिचय कराया और याद दिलाया, साइबेरियन हस्की एक प्राचीन नस्ल का कुत्ता है जिसकी वंशावली भेड़ियों के करीब है और फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भी अक्सर भेड़ियों का किरदार निभाया जाता है। लिन ने अपना हाथ उठाकर कुत्ते के ऊर्जावान स्वभाव को देखा और पूछा, क्या विली ने इसे 52वीं स्ट्रीट पर खरीदा था? अपनी छाती पर हाथ रखकर वाइल्ड ने इसकी पुष्टि की और बताया, हाँ, उसका दोस्त खुश है। बगल की ओर देखते हुए उसको एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति को और भी ज्यादा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उसके बहुत करीब था। वाइल्ड ने देखा कि कैसे यह सुंदर जानवर अंतरिक्ष और समय की एक शक्तिशाली और सघन ऊर्बस ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। उसकी परछाई ने अपने दांत दिखाए और विली ने अपने पालतू जानवर की तुलना एक छोटे से ब्लैक होल से की जिसमें अपार शक्ति समाहित थी। हमारा हस्की एक भंवर में डूब गया, सपनों के जानवरों के बीच। स्वर्गीय भेड़िया सबसे क्रूर शिकारियों में से एक था, जिसके साथ वह समय और स्थान में परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता था। वाइल्ड ने उस भयानक राक्षस की कल्पना की और सोचा, उसे अपनी रुचि के किसी भी प्राणी का पता लगाने के लिए आकाश में बस एक हल्का सा कंपन महसूस करने की जरूरत है। लोगों के मुंह डर के मारे खुले रह गए। पीछा तब तक नहीं रुका जब तक शिकार मर नहीं गया या उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिल गया। एक विशाल परछाई डालते हुए वाइल्ड ने निष्कर्ष निकाला, यह मेरी सबसे सफल रचना है। हालांकि इस जीव की रचना एक बलि अनुष्ठान के माध्यम से की गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने पालतू जानवर को देखा और मन ही मन उसे एक सच्चा विध्वंसक कहा। काले चेहरे वाले भेड़िए ने एक कदम आगे बढ़कर यह निर्णय लिया कि आकाशीय भेड़िया अभी डिस्ट्रॉयर के पद तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि वह बहुत छोटा था और अभी तक अपनी क्षमताओं का पूरी तरह विकास नहीं कर पाया था। वाइल्ड हस्की के पास गया और उसे एहसास हुआ, अगर वह उच्चतर प्राणियों का मांस और रक्त पीता रहा तो अंततः मेरा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। उसने आंखें सिकोड़ लीं और उसे एहसास हुआ कि अब सबसे जरूरी काम उसे आज्ञाकारी बनाना और उसके साथ एक अनुबंध करना है। उसने उसे अपने परिचित में बदलने के इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वाइल्ड ने अपना हाथ जानवर के फर पर रखा और घोषणा की, अब समर्पण का समय आ गया है। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और अपने शरीर और आत्मा को, जो एक साथ थे, संबोधित किया। एक तेज रोशनी ने कुत्ते के चेहरे को रोशन कर दिया। एक गहरे आभामंडल में लिपटे वाइल्ड ने खुद को बुराई का रचयिता और उसका मार्गदर्शक बताया और शिकारी को आदेश दिया, मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो और अपनी आत्मा मेरे हाथों में सौंप दो। अचानक एक अदृश्य जंजीर ने उन्हें आपस में जोड़ दिया। विली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह सोचने लगा, अगर जादू अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था तो यह अनुबंध क्यों किया गया। अपने हाथ को देखते हुए वाइल्ड हैरान था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया था। उसे याद आया कि कैसे शुरुआत में हस्की एक अजीब सी हालत में आ गया था और भोला भाला और बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। बगल की ओर देखते हुए वाइल्ड ने मान लिया, यह सब मिस्टर लिन की वजह से हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अब जब अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा हो गया है तो वह उसकी हालत पर नजर रख सकता है। हस्की कांप रहा था, उसकी आंखें कांच की तरह चमक रही थीं और उसकी पूंछ हिल रही थी। विली ने निष्कर्ष निकाला, ये सब साफ संकेत हैं कि मेरा पालतू डर गया है। मेज पर बैठा लिन अंधेरे में डूबा हुआ था। काले चेहरे वाले लिन को एहसास हुआ कि स्वप्न लोक का स्वर्गीय भेड़िया उसे देखकर कांप रहा है और वह अपनी जान बचाकर अभी वहां से भागने को तैयार है। लिन की चमकती आंखें चमक उठीं और उसने सोचा, यह कुत्ता बहुत शरारती है। वाइल्ड ने अपना दिल थाम लिया। सपनों के जानवर को सहलाने के बाद उसने कहा, सब ठीक है, और समझाया उसका मालिक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिन ने मग अपने होठों से लगा लिया। वाइल्ड हैरान था कि मिस्टर लिन ने, जो अभी चाय पी रहा था, उस विशालकाय जीव को आदिम आतंक का अनुभव कराया। उसे यकीन हो गया
बॉस लिन इस दुनिया में अब तक जितने भी लोग रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। लिन ने मग नीचे किया और राहत की सांस ली। वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और खुश हुआ। मेरा ग्राहक 52वीं स्ट्रीट पर एक आवारा कुत्ते को लेने आया था। वह जानता था कि इतना ईमानदार आदमी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं हो सकता। बारिश में बाहर बैठे कुत्ते की कल्पना करके लिन ने अनुमान लगाया, विस्फोट के बाद उसका असली मालिक अब उसकी देखभाल नहीं कर पाएगा। उसने सोचा, किसी भाग्यशाली संयोग से विली वहां से गुजर नहीं पाया और उसे अपने लिए ले गया। वाइल्ड को लोगों से घिरा हुआ देखकर लिन को एहसास हुआ वह इन अपराधियों को जीवन का सही अर्थ समझाने के लिए इस ब्लड फेस्ट में शामिल हुआ था, और वह खुश था कि उसके अर्थहीन जीवन ने आखिरकार नए रंग भर दिए थे। लिन ने आंखों में आंसू लिए ऊपर देखा। विली को जानवर को गले लगाते देखकर उसने निष्कर्ष निकाला, वह बहुत खुश है। और उसने सोचा, एक पालतू जानवर और नए आदर्शों का होना दूसरी जवानी जैसा है। मेज पर एक खाली प्याला रखा था। लिन को आश्चर्य हुआ, मेरे मुवक्किल को वह मिल गया है जो वह करना चाहता था। उसने अपने दिल के अंधेरे पर विजय पाली है और अपनी दयालुता से लोगों को सच्चे मार्ग पर ले जाना चाहता है। लिन ने भाग्य का एक सिक्का निकाला। उसे देखकर उसको एहसास हुआ, मैं उसके जीवन में दखल नहीं दे सकता क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और उसे एहसास हुआ आखिरकार उसके साथ सब कुछ ठीक हो गया है। लिन ने नजरें फेर लीं। वाइल्ड स्वर्गीय भेड़िए को अपनी ओर ले गया। स्वप्न का जानवर कांप उठा और गुर्राने लगा। वाइल्ड ने उसे शांत करने की कोशिश की। लिन का मुंह खुला का खुला रह गया। वह सोच रहा था, क्या वाइल्ड इतने बड़े हस्की के साथ भी उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता है? और उसे हैरानी इस बात पर हुई कि वह कुत्ते की बेढंगी और जिद के बावजूद उसे अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर हस्की कांप रहा था। उसने यह निष्कर्ष निकाला, फिल्ली हुनर से भरपूर है। और उसने मान लिया, अगर उसे ब्लड फेस्ट का सामना भी करना पड़ा तो भी सब कुछ ठीक ही होगा। कुत्ता आदेश पर जमीन पर लेट गया। जलती आंखों से लिन ने उसे कम से कम एक बार छूना चाहता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। हस्की ने डर कर उसकी तरफ देखा। जब लिन ने उसके सिर पर हाथ रखा तो हस्की की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लिन मुस्कुराया और बोला, उसका नाम बहुत प्यारा है, क्रोधित हस्की का परिचय देते हुए। वाइल्ड ने कहा, ग्रैडी नाम उस पर बहुत झंझता है। और उसे याद आया कैसे उसने कंजूसी के पापी की बलि दी थी, जिसके कारण उसके परिचित को खून की कभी न मिटने वाली प्यास लगी थी। लिन ने शर्मिंदा स्वर्गीय भेड़िए को थपथपाया। वह मुस्कुराया और उसे बहुत आज्ञाकारी कहा। सपनों का जानवर उसकी हर हरकत को खौफ से देख रहा था। आंखें बंद करके लिन ने सोचा, यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा आज्ञाकारी और प्यारा कुत्ता है। और उसने घोषणा की, यह पालतू जानवर की भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसे देखकर वाइल्ड ने कहा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। और उसने तय किया, केवल एक बॉस ही ऐसे विनाशकारी स्तर के महान प्राणी को पालतू कहेगा। लिन खिलखिलाकर मुस्कुराया और हस्की की तारीफ की। हस्की ने डर के मारे अपना मुंह खोल दिया। लिन ने हाथ बढ़ाकर उससे पंजा देने को कहा। हस्की बुरी तरह मुस्कुरा रहा था और अपने साथ हुए इस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार पर क्रोधित था, और मन ही मन वादा किया, सही समय आने पर वह उसे ढूंढ निकालेगा। हस्की को एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं होने वाला, और उसने अपना पंजा उसके हाथ पर रख दिया। एक तरफ खड़ा विली हैरान था कि सपनों का जानवर एक पालतू कुत्ते में बदल गया था। उसने तय किया, मुख्य बात यह है कि मिस्टर लिन खुश रहे। लिन ने फिर हाथ बढ़ाया और आदेश दोहराया। हस्की ने सिर झुकाकर वैसा ही किया। लिन ने खिलखिलाकर मुस्कुराया और दूसरा पंजा देने को कहा। हस्की ने जीभ बाहर निकाली और आज्ञा का पालन किया। लिन ने हाथ हिलाकर उसे पीठ के बल लेटने का आदेश दिया। हस्की ने तुरंत आदेश का पालन किया। खुशी से लाल होते हुए लिन को खुशी हुई। यह पालतू जानवर इतना स्नेही और आज्ञाकारी है। और उसने निश्चय किया, इससे पहले भी प्रशिक्षित किया गया है और इससे मेरे ग्राहक का काफी समय बचेगा। लिन मुस्कुराया और कुत्ते को बहुत आज्ञाकारी और होशियार बताया। उस पर एक खतरनाक साये की तरह मंडराते हुए उसने अनुमान लगाया, किसी को सचमुच खाना पसंद है, और कहा, मैं सचमुच इस मुलायम और गोल पेट का एक टुकड़ा काटना चाहता हूं। हस्की ने आंसू बहाए और मन ही मन अपने मालिक से मदद मांगी। वाइल्ड ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी बाहें आस्तीन में डाल लीं और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ नजर ही ना आया हो।
स्वर्गीय भेड़िया डर के मारे उसे घूर रहा था। वाइल्ड ने अपना अंगूठा उठाकर उसे थोड़ी देर और धैर्य रखने को कहा। भेड़िया ने आश्चर्य से अपने कान ऊपर उठा लिए। लिन ने हाथ उठाकर उसे थोड़ा और खेलने के लिए आमंत्रित किया और कहा, मेरी अनोखी तकनीक बिल्लियों और कुत्तों दोनों पर काम करती है। हस्की ने डरकर अपना मुंह खोल दिया। लिन ने उससे कहा, विरोध न कर, क्योंकि तुझे यह जरूर पसंद आएगा। खिड़की के बाहर पंछी आसमान में उड़ गए। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। कुत्ते ने खुशी से जीभ बाहर निकाली। लिन ने अपना माथा पोंछा और सोचा, नुओ, जिनमें 3 सालों में मैंने कभी किसी को इस तरह दुलार नहीं किया था। आंखें सिकोड़ते हुए उसने सोचा, यह कुत्ता इतने बूढ़े आदमी के लिए एक उपयुक्त पालतू जानवर है, और अंदाजा लगाया इसे खाने पर काफी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े कुत्ते को काफी खाने की जरूरत होती है। अचानक लिन ने ऊपर देखा। उसने वाइल्ड की ओर देखा और पूछा, क्या ग्रैडी ने उन शिकारों को खा लिया है? वाइल्ड ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। स्वर्गीय भेड़िए द्वारा मांस के टुकड़े टुकड़े करने की कल्पना करते हुए लिन इस बात से दुखी हुआ। विली ने उसे अकेला छोड़ दिया था और कहा, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। लिन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया जब उसने बताया, मैंने उसे मांस इसीलिए खिलाया क्योंकि वे सबसे कीमती थे। वाइल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बलि असल में स्वप्न पशु के लिए दी गई थी। दूसरे कमरे में जमीन पर लाशें पड़ी थीं। लिन ने अपनी भौहें उठाईं और महसूस किया, विली खुद ही सब कुछ समझ गया है और उसे यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लिन ने आंखें सिकोड़ ली और मन ही मन उसे बहुत समझदार इंसान कहा। वह काला, बिना चेहरे वाला परिचित के सामने संतुष्ट खड़ा था। लिन ने मान लिया, उसने ऐसा फैसला लेने और किसी और की जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से पहले इस नस्ल की आदतों का अच्छी तरह अध्ययन किया होगा। लिन ने कुत्ते के गाल पर चुटकी ली और कहा, मुझे चिंता थी कि बूढ़ा विली उसके साथ नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कोई बात नहीं। लिन खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार खून का यह खेल इतना आसान नहीं था। अपना हाथ उठाकर उसने बताया, विली, तुम उनका सिर्फ एक पहलू ही जान पाए हो, और कहा, अगर तुम वहां जाओ तो ग्रैडी को भी साथ ले जाओ। वाइल्ड ने आंखें बंद कर ली और कहा, मैं समझ गया। लिन एक कुर्सी पर बैठ गया और उससे कहा, अगर तुम्हें जरूरत हो तो अपनी सारी शिकायतें भूलकर जोसेफ से मदद मांगो, क्योंकि खुफिया प्रमुख हाल ही में ब्लड फेस्ट की जांच कर रहा था।